दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके अर्थव्यवस्था और इससे पूछे गए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ क्या होता है? अन्याय के रूप में माना जाता है, कर मुक्त होता है, या कर अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या कर योग्य होता है? तो देखिए, जो अवैध व्यवसाय से अर्जित जो लाभ होता है वो होता है आपका कर योग्य होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोला है कि भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? तो ये करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। ठीक है, ये जो है मुद्रास्फीति की लक्ष्यीकरण करता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया व्याख्या आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें पूछा है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वो होता है आपका कौन सा, सतत विकास। सतत विकास का मतलब जो होता है लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भारतीय भविष्य के लिए और उन्हें संरक्षित क्या करना है, संरक्षित करना है। किसके तहत आता है? तो सतत विकास के तहत आता है। ठीक, अगला अगला है कि भारत की व्यापार नीति और कार्यप्रणाली की 7वीं समीक्षा कब आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित कब की गई थी ये हमसे पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। ठीक है, क्या होगा इसका, सी होगा, यानी कि जनवरी 2021 में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। ठीक है, 7वीं समीक्षा क्या है, 7वीं समीक्षा तो यहाँ पे दिया गया है, आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला है कि हाल ही में सूक्ष्म सिंचाई कोष को के तहत स्थापित किया गया। किसके तहत स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये नाबार्ड के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? नाबार्ड, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें पूछा गया है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक की जो गठित किया जाता है वो उसका नाम है आपका कौन सा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अर्थशास्त्र खुफिया इकाई है। क्या है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है, अर्थशास्त्र खुफिया इकाई है, इसके तहत सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एक संकेतक है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जन्म के समय अनुमानित जीवन काल ही क्या है, ये आपका मानव विकास सूचकांक का संकेत है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। व्याख्या देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के हस्तांतरण या निर्गम के लिए विनिमय प्रदान करता है? तो देखिए विनिमय प्रदान करता है वो है आपका फेमा। फेमा बोले तो कौन सा, विदेशी मुद्रा अधिनियम। ठीक है, वो जिसको फेमा बोलते हैं हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इसके तहत जो है इसका हस्तांतरण निर्गमन के लिए विनिमय प्रदान करता है। ठीक है, वो है फेमा आपका। फिर अगला है कि यदि कोई व्यक्ति संबंध वित्तीय वर्ष में दिनों या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहती है तो उसे एक निवासी माना जाता है। तो कम से कम कितना चाहिए, 182, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्याख्या दी गई है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि संरचना अवसंरचना कोष के लिए योजना के तहत योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज तक के ऋण के लिए उपलब्ध होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इसमें से कौन सा इसका राइट होगा। तो देखिए इसका राइट होगा 2 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें पूछा है कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड के लिए, ठीक है, योजना के तहत 2 करोड़ की सीमा तक ऋणों के लिए का ब्याज अनुदान होगा। कितने % ब्याज जो है अनुदान देना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए, यानी कि 3% वार्षिक देना पड़ेगा उनको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, नेचुरल चीज़ का उत्पादन करता है? प्राथमिक वस्तु क्या होती है? ठीक है, प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन ही क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक वस्तु का उत्पादन प्राइमरी सेक्टर कहलाता है।
यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। यह बोल रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के कार्य से नहीं है वितरण प्रणाली, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा ए, बी और सी तीनों होंगे, यानी कि ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। ई सेवाएं, ठीक है, उसके बाद से कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, ये तीनों जो है आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया व्याख्या देख सकते हैं आप। अगला है कि भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जो क्षेत्र है वो है आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा है, कांडला बंदरगाह, जो कि सबसे पहले है। और ये कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है। तो जिला ज़्यादातर पूछा जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे। किस तरह के बीज जो है प्रचलन में लाए गए थे, ये हमसे पूछा गया है। तो ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा, HYV सीड्स, ठीक है। ऐसे बीज लाए गए थे, HYV, ठीक है। अगला है, देख लिए भाई साहब, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है। तो वो है नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम FDI अंतर्वाह में योगदान दिया। किसने दिया, तो योगदान जो दिया है वो दिया है आपका किसने, तो इसका जो होगा सिंगापुर ने जो है सबसे ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए कितने मार्ग उपलब्ध हैं। देखिए ये मार्ग हैं आपके दो, कितने मार्ग हैं, दो मार्ग हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्या दी गई है, ठीक है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से क्वेश्चन आपको पूछ लिया, तो सबको पता होगा 1935 में किया गया था। कब, 1935 में, ठीक है, यानी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और भी बातें चीज़ें हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है। तो विदेश निवेश को जो है नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तो ये करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है कि भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक की जो स्थापना हुई थी वो थे आपकी 1982 में, ठीक। उसके बाद से आयकर है। तो आयकर एक क्या है, प्रत्यक्ष कर है, वित्तीय कर है, सेवा कर है या अप्रत्यक्ष कर है। तो आयकर जो है आपका एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि प्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार के कृत्रिम गर्भधान और व्याप्ति को वर्तमान 30% से बढ़ाकर करने का लक्ष्य किया गया है। तो 30% से अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 70%, ठीक है। 40% की क्या कर दी गई, बढ़ोतरी इसमें कर दी गई है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये जिम्मेदार हैं आपके नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव। उसके बाद अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, सर यार ये तो 2 बार पूछ लिया 1935 में, ठीक है, इसको तो देखना नहीं है यार, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे, ठीक है। ग्रामीण जो बैंक था उसके संस्थापक कौन थे, तो वो थे मोहम्मद यूनुस। कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमज़ोर किया है। तो वो कमज़ोर किया है आपके नई आर्थिक नीति 1991 वाली, ठीक है, ये बहुत ही कमज़ोर कर दी है। उसके बाद से लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्वकथन करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तो वो किया गया है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ठीक है, यानी क्रय शक्ति समानता सिद्धांत। उसके बाद से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था आपकी जून 2000 में, ठीक है। 2 जून 2014 को जानते हैं क्या हुआ था।
हाँ, तेलंगाना की स्थापना हुई थी। गैट्स का पूर्ण रूप क्या है? तो गैट्स का जो पूर्ण रूप है वो है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है, गेट का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग। अगला है कि प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। किसके द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है? तो वो होता है आपका ए प्रासंगिक वित्त अधिनियम, ठीक है, प्रासंगिक वित्त अधिनियम के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद से 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलयन किस बैंक के साथ किया गया, यानी विलय किया गया था, ठीक है, किसके साथ इसका विलय किया गया था? तो वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है? ऑटोमेटिक रूट के तहत, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 74%, ठीक। उसके बाद से भारतीय अनुभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1992 में, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना। उसके बाद FVCI का पूर्ण रूप क्या है? देखिए FVICA का पूर्ण रूप हमसे पूछा है, इसका क्या है? तो ध्यान रखिएगा, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, यानी कि फॉरेन माने विदेशी होता है, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ठीक है, इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्या होता है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिधान शेयर होता है? तो वो है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है? मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, तो मॉनिटर रिपोर्ट जारी करने वाला कौन सा है? तो वो है आपका डी, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। उसके बाद अगला है कि वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है अनुलाभ। क्या कहा जाता है? अनुलाभ, यानी कि डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक जो जारी किया जाता है वो किया जाता है आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा, ठीक है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बार पूछा जाता है ये भी। तो देखिए सेबी का जो पूर्ण रूप है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका क्या होगा? सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं, बात किए थे हम लोग पीछे कि वो क्या होता है, वो जो होता है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण होता है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर 42 का बी, दुग्धालय, ठीक है, ये दुग्धालय जो होगा आपका क्या होगा? प्राकृतिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत और सभी हैं, मुर्गी पालन आदि को सम्मिलित किया जाता है, मछली उत्पादन, ठीक है, खनन, दुग्ध उत्पादन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला है कि भारत में सीमांत कामगार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कितने महीनों से कम के लिए कार्य करता है? तो वो होता है आपका बी 6, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राजकोषीय नीति। क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति, यानी व्यय नीतियों के सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति कहा जाता है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंध करता है? तो ये प्रबंध करने वाला है आपका डी, यानी कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो ये की गई थी आपके बी, शेरवानी समिति द्वारा, ठीक। उसके बाद अगला है कि भारतीय कंपनी को प्रतिफल प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखत जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? तो समय सीमा जो दी गई है वो आपके 60 डेज, यानी कि 60 दिन, ठीक है। अगला है कि रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? देखिए रेरा शब्द का पूर्ण रूप सबसे पूछा हुआ है, तो वो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है?
तो गंतव्य आधारित कर जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डबल टैक्सेशन। ठीक है, डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। और अगला ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, तो इसमें पूछ रहा है कि आय के 5 मदों के तहत दी गई व्यय आय को जोड़ने के बाद जो है प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सकल कुल आय, यानी ग्रॉस टोटल इनकम, GTI कहा जाता है। ठीक है, तो ये 50-51 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स है भाई, इकोनॉमी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो अलग होता है, इकोनॉमी से हमको पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।